हेलो दोस्तों। आज की क्लास में हम लोग अपवाह तंत्र को पढ़ने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैदान में यानी कल की क्लास में आपका अवध या रोहिल खंड का मैदान जो है, रोहिल खंड का जो मैदान है उत्तर प्रदेश राज्य में और आपका राढ़ का जो मैदान है, राढ़ का मैदान जो है पश्चिम बंगाल राज्य में है। अब हम लोग अपवाह तंत्र को पढ़ेंगे। कल की क्लास में जो मैदान पढ़ रहे थे उसमें ये दो मैदान जो है छूट गया था। तो चलिए समझते हैं अपवाह तंत्र को। अपवाह तंत्र को तो अपवाह तंत्र के अंतर्गत हम लोग आज नदी को पढ़ने वाले हैं। नदी को पढ़ने से पहले कुछ पॉइंट जो है समझना बहुत जरूरी है। जैसे उद्गम स्थल यानी नदी जहां से निकलती है, नदी जहां से निकलती है उसे ही उद्गम स्थल कहा जाता है। और दूसरा है संगम या मुहाना। संगम या मुहाना यानी नदी जहां पर अपना जल गिराती है, नदी जहां पर समुद्र या सागर से मिलती है, या नदी जहां पर अपना जल गिराती है, समुद्र या सागर से मिलती है, तो उसे संगम या मुहाना कहते हैं। और तीसरा है अपवाह क्षेत्र। अपवाह क्षेत्र नदी का उद्गम स्थल से लेकर संगम या मुहाना तक के जो बीच का क्षेत्र होता है उसे ही अपवाह क्षेत्र कहा जाता है। संगम और मुहाना यानी उद्गम स्थल और मुहाना तक के जो बीच का क्षेत्र होता है, उद्गम स्थल और संगम या मुहाना तक के बीच के क्षेत्र को अपवाह क्षेत्र कहा जाता है। और चौथा है आपका सहायक नदी। सहायक नदी जब बड़ी नदी में छोटी छोटी नदी आकर मिलती हैं तो उसे ही सहायक नदी कहा जाता है। तो उन छोटी नदियों को बड़ी नदी का सहायक नदी कहा जाता है। जब छोटी छोटी नदियां बड़ी नदियों में आकर
मिलती हैं तो उन छोटी नदियों को ही बड़ी नदी का सहायक नदी कहा जाता है। सहायक नदी कहा जाता है। अगर एग्जाम्पल लेकर इसको देखें, मान लीजिए अगर बात करें हम गोदावरी नदी की, तो गोदावरी नदी जो है महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती है। महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती है। तो जो महाराष्ट्र का यानी नासिक के त्र्यंबक पहाड़ी है, जो त्र्यंबक पहाड़ी है, यह गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। उद्गम स्थल है। और गोदावरी नदी जो है, गोदावरी नदी अपना जल जो है बंगाल की खाड़ी में गिराती है। बंगाल की खाड़ी में गिराती है। तो बंगाल का खाड़ी जो है गोदावरी नदी का संगम या मुहाना है। संगम या मुहाना है। और जो गोदावरी नदी है महाराष्ट्र से निकलकर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के तट पर अपना जल गिराती है। यानी महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश जो है गोदावरी नदी का अपवाह क्षेत्र है। अगर गोदावरी नदी की सहायक नदी की बात करें तो वर्धा, पूर्णा, मंजरा, पेनगंगा, वेनगंगा, प्राणहिता और इंद्रावती, ये सभी जो है गोदावरी नदी की सहायक नदी है। तो सबसे पहले हम लोग हिमालय की नदी और प्रायद्वीपीय भारत की नदी को देखेंगे। हिमालय की नदियाँ या हिमालय से निकलने वाली नदी, और प्रायद्वीपीय भारत की नदी, प्रायद्वीपीय भारत की नदी। हिमालय की जो नदी है 12मासी होती है, क्योंकि इनको जल की प्राप्ति जो है वर्षा और हिमपात दोनों से होता है। 12मासी होती है और इनको जल की प्राप्ति जो है वर्षा प्लस हिमपात से होता है। हिमपात यानी बर्फ जब ग्लेशियर पिघलता है तो। और प्रायद्वीपीय भारत की जो नदी है मौसमी होती है, यानी वर्षा पर निर्भर रहती है, मौसमी होती है। लेकिन एक अपवाद है, कावेरी नदी जो है 12मासी नदी है, क्योंकि कावेरी नदी में सालों भर जल रहता है, सालों भर जल रहता है।
हिमालय की जो नदियां हैं वह युवा अवस्था में है और अपर्दन करती है, अपर्दन करती है। लेकिन प्रायद्वीपीय भारत की जो नदी है वृद्ध अवस्था में, वृद्ध या प्रौढ़ा अवस्था में, प्रौढ़ा अवस्था में है। हिमालय की नदी को पूर्ववर्ती नदी कहा जाता है। पूर्ववर्ती नदी यानी वैसी नदी जो हिमालय के निर्माण के पहले से बहती है, हिमालय के निर्माण के पहले से बहती है, उसे ही पूर्ववर्ती नदी कहा जाता है। और प्रायद्वीपीय भारत की जो नदी है वह अनुवर्ती या अनुगामी प्रवृत्ति की होती है, अनुवर्ती या अनुगामी प्रवृत्ति की होती है। अनुवर्ती या अनुगामी नदी की अगर बात करें तो अनुवर्ती या अनुगामी नदी उसे कहा जाता है वैसी नदी जब, यानी जो नदी वैसी नदियाँ जो अपने मार्ग का अनुसरण करते हुए बहती है, उसे ही अनुवर्ती या अनुगामी नदी कहा जाता है। जैसे अगर पूर्ववर्ती नदी के एग्जाम्पल की बात करें तो सिंधु नदी जो है पूर्ववर्ती नदी का एग्जाम्पल है। और सिंधु नदी जो है 12मासी नदी है, यानी हिमालय से निकलती है। सिंधु हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, सतलज और इत्यादि जो नदी है वह हिमालय की नदी है। अगर प्रायद्वीपीय भारत की नदी की बात करें तो प्रायद्वीपीय भारत की नदी हो गया आपका गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और इत्यादि नदी। हिमालय की वैसी नदी जो अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है, वह डेल्टा का निर्माण करती है। जैसे गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के मिलने से ही सुंदरवन डेल्टा का निर्माण हुआ है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के मिलने से, यानी गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के मुहाना पर ही सुंदरवन का डेल्टा है, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। अगर बात करें प्रायद्वीपीय भारत की नदी, तो प्रायद्वीपीय भारत की जो नदी अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है, बंगाल की खाड़ी में गिराती है, डेल्टा का निर्माण करती है। और जो नदी अपना जल अरब सागर में गिराती है, वे नदी
एस्चुरी यानी ज्वार नद का निर्माण करती है, ज्वार नद का निर्माण करती है। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे सिंधु नदी को। सिंधु नदी को, और सिंधु नदी जो है पूर्ववर्ती नदी की उदाहरण है। सिंधु नदी जो है पूर्ववर्ती नदी की उदाहरण है। सिंधु नदी, सिंधु नदी जो है पूर्ववर्ती नदी है। और सिंधु नदी को पाकिस्तान की जीवन रेखा कहा जाता है, पाकिस्तान की जीवन रेखा कहा जाता है। और सिंधु नदी के जल को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद है, जिसके लिए 1960 ईस्वी में विश्व बैंक की अध्यक्षता में सिंधु जल समझौता हुआ है भारत और पाकिस्तान के बीच। और इस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे पिट्टू नेहरू यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, और पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे अयूब खां के बीच सिंधु जल समझौता हुआ है। और इसमें कहा गया है कि भारत जो है सिंधु नदी के जल का 20% का ही प्रयोग करेगा और पाकिस्तान 80% जो है इसका जल का प्रयोग करेगा। और नदी को भी इसमें निर्धारित किया गया, जैसे भारत जो है पाकिस्तान जो है सिंधु, झेलम और चिनाब नदी के जल का उपयोग करेगा। और भारत जो है रावी, ब्यास और सतलज नदी के जल का उपयोग करेगा। अगर बात करें सिंधु नदी की उद्गम स्थल की, तो सिंधु नदी जो है तिब्बत के सिंधी खमान हिमनद से निकलती है। सिंधु नदी जो है सिंधु नदी जो है सिंधी खमान हिमनद से, सिंधी खमान हिमनद से निकलती है। तिब्बत के सिंधी खमान हिमनद से निकलती है और दमचेक से भारत में प्रवेश करती है। फिर उसके बाद लेह जो है सिंधु नदी के किनारे पर ही स्थित है। और सिंधु की एक सहायक नदी है सियोक नदी। सियोक नदी जो है सिंधु नदी के साथ में लद्दाख में आकर मिलती है। और सिंधु नदी के तट पर ही पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद जो है
बाद स्थित है। फिर उसके बाद है झेलम नदी जो है शेषनाग झील से निकलती है। जम्मू कश्मीर के शेषनाग झील से निकलती है। और बुल्लर झील जो है, बुल्लर झील इसके तट पर ही स्थित है। बुल्लर झील जो है, बुल्लर झील ये आपका झेलम नदी, झेलम नदी बुल्लर झील से होकर निकलती है। और श्रीनगर जो है, श्रीनगर जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर जो है वो झेलम नदी के तट पर ही स्थित है। और पाकिस्तान में झेलम नदी के तट पर ही मंगला डैम स्थित है। मंगला डैम स्थित है। फिर है आपका चिनाब नदी। चिनाब नदी जो है, चिनाब नदी की दो शाखा जो है बाड़ा लाचा दर्रा से, हिमाचल प्रदेश के बाड़ा लाचा दर्रा से, बाड़ा लाचा दर्रा से चंद्रा और भांगा नदी जो है बाड़ा लाचा दर्रा से निकलती है और कैलांग के समीप आपस में मिलती है। और जो धारा आगे बढ़ती है उसे ही चिनाब नदी के नाम से जाना जाता है। चिनाब नदी के नाम से जाना जाता है। और चिनाब नदी जो है चिनाब नदी से ही आकर झेलम नदी मिल जाती है। फिर उसके बाद है आपका रावी नदी। रावी नदी जो है, रावी नदी जो है हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रा से निकलती है। रोहतांग दर्रा से निकलती है। और यह भी रावी नदी भी जाकर चिनाब नदी से मिल जाती है। और रावी नदी के तट पर ही लाहौर स्थित है। फिर है आपका ब्यास नदी। ब्यास नदी जो है हिमाचल प्रदेश के ब्यास कुंड से निकलती है। ब्यास कुंड से निकलती है। और ब्यास नदी जो है केवल भारत में बहती है, केवल भारत में बहती है। ब्यास नदी जो है केवल भारत में बहती है। फिर है आपका सतलज नदी। सतलज नदी जो है मानसरोवर झील के राक्षस ताल से निकलती है। ये आपका सतलज नदी। और सतलज नदी जो है भारत में सिपकिला दर्रा से, हिमाचल प्रदेश के सिपकिला दर्रा से भारत में प्रवेश करती है। फिर उसके बाद हिमाचल प्रदेश के बाद पंजाब में हरीके बैराज के समीप, पंजाब में हरीके बैराज के समीप में ब्यास नदी जो है सतलज नदी से मिलती है। हरीके बैराज के समीप में ब्यास नदी जो है सतलज नदी से मिलती है। और यहीं से हरीके बैराज के समीप से ही इंदिरा गांधी नहर जो है निकलती है। इंदिरा
गांधी नहर जो है, इंदिरा गांधी नहर निकलती है और सतलज नदी से चिनाब नदी आकर मिलती है और आगे जो धारा बहती है सतलज नदी, और सतलज नदी जो है पाकिस्तान में मिठानकोट के समीप, पाकिस्तान में मिठानकोट के समीप, मिठानकोट के समीप सिंधु नदी से मिल जाती है, सिंधु नदी से मिल जाती है। अगर बात करें सिंधु नदी की टोटल लंबाई की, तो सिंधु नदी की जो लंबाई है 2880 किलोमीटर। लेकिन सिंधु नदी की अगर भारत में लंबाई की बात करें तो इसकी भारत में जो लंबाई है 1114 किलोमीटर, 1114 किलोमीटर। वहीं अगर बात करें सतलज नदी की, तो सतलज नदी की जो लंबाई है 1450 किलोमीटर है। लेकिन भारत में इसकी लंबाई जो है 1050 मीटर है। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे दोआब को, जो पंजाब में स्थित है। लेकिन दोआब को हम लोग जब पंजाब के मैदान पढ़ रहे थे तो उसमें समझ लिए थे। तो यहाँ पर हम लोग दोआब को नहीं देखेंगे, बल्कि सिंधु नदी के बाद में हम लोग गंगा नदी को देख लेते हैं। गंगा नदी तंत्र, गंगा नदी की टोटल लंबाई जो है भारत में 2525 किलोमीटर और भारत की सबसे लंबी नदी है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 2017 में गंगा और यमुना नदी को यमुना नदी को जीवित मानव का दर्जा दिया, जीवित मानव का दर्जा दिया। अगर बात करें गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया, तो 2008 में गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया, राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। अगर बात करें गंगा नदी की, तो गंगा नदी जो है, गंगा नदी उत्तराखंड के गौमुख हिमानी, उत्तराखंड के गौमुख हिमानी से भागीरथी नदी और बद्रीनाथ के सप्तोपंथ हिमानी से
अलकनंदा नदी, अलकनंदा नदी, और दोनों नदी जो है भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी देवप्रयाग में, देवप्रयाग में, देवप्रयाग में आपस में मिलती है। और जो आगे की तरफ धारा बहती है वह गंगा नदी के नाम से बहती है। गंगा नदी के नाम से हरिद्वार से ये उत्तराखंड के मैदानी भाग में प्रवेश करती है। हरिद्वार से यह गंगा नदी, हरिद्वार से गंगा नदी उत्तराखंड के मैदानी भाग में प्रवेश करती है और उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिला से उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है। और उत्तर प्रदेश के 28 जिला से होकर गंगा नदी जो है गुजरती है। उत्तर प्रदेश के 28 जिला से होकर गंगा नदी गुजरती है। अगर बात करें गंगा नदी के तट पर स्थित शहर की तो कनौज हो गया। कनौज जो है गंगा नदी के तट पर स्थित है। कानपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर, गाजीपुर, बनारस, ये सभी शहर जो है गंगा नदी के तट पर स्थित है। और गंगा नदी जो है उत्तर प्रदेश के बलिया जिला के बाद बिहार में प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश के बलिया जिला के बाद में गंगा नदी जो है बिहार में गंगा नदी जो है बक्सर जिला से प्रवेश करती है। और बिहार के 12 जिला से होकर गुजरती है। बिहार के 12 जिला से होकर गंगा नदी गुजरती है। बक्सर हो गया, बक्सर के बाद आरा, पटना, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, लखीसराय, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर और कटिहार। बिहार के टोटल 12 जिला से होकर गुजरती है। बक्सर, आरा, पटना, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, लखीसराय, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर और कटिहार। बिहार के कटिहार जिला से में बहने के बाद गंगा नदी जो है पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। ये आपका बक्सर और कटिहार। बिहार के कटिहार जिला में बहने के बाद गंगा नदी जो है पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। और पश्चिम बंगाल में गंगा की एक धारा जो है
पूर्व की ओर बहती है, जिसे भागीरथी कहा जाता है, भागीरथी कहा जाता है। और एक धारा दक्षिण की ओर बहती है, जिसे हुगली नदी कहा जाता है, हुगली नदी कहा जाता है। पश्चिम बंगाल के बाद गंगा नदी जो है बांग्लादेश में प्रवेश करती है, और बांग्लादेश में गंगा नदी जो है पद्मा के नाम से बहती है, और पद्मा ही आगे चलकर बांग्लादेश में ही मेघना से मिल जाती है, और फिर मेघना के नाम से ही अपना जल जो है बंगाल की खाड़ी में गिराती है। मेघना के नाम से ही गंगा नदी अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। यानी गंगा को पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड राज्य में भागीरथी के नाम से जाना जाता है। भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी जो है देवप्रयाग में मिलती है। अगर बात करें गंगा की सहायक नदी की, गंगा की सहायक नदी की, तो गंगा की जो सहायक नदी है, अगर दाएं तरफ से गंगा में आकर मिलने वाली गंगा की सहायक नदी को देखें, बाएं तरफ से मिलने वाली गंगा की सहायक नदी की अगर बात करें तो रामगंगा नदी, गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी नदी। वहीं दाएं तरफ से आकर गंगा में मिलने वाली गंगा की सहायक नदी जो है आपका सोन नदी हो गया, यमुना और सोन नदी, यमुना और सोन नदी, यमुना और सोन नदी। अगर बात करें रामगंगा नदी की, तो जो रामगंगा नदी है यह उत्तराखंड के गढ़वाल पहाड़ी से निकलती है, उत्तराखंड के गढ़वाल पहाड़ी से निकलती है, उत्तराखंड के गढ़वाल पहाड़ी से निकलती है। और उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश में कनौज के समीप, उत्तर प्रदेश में कनौज में गंगा से मिल जाती है, कनौज में गंगा से मिल जाती है। बात करें गोमती नदी की, तो गोमती नदी जो है उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिला के फुलहर झील से निकलती है, फुलहर झील से निकलती है। और उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है, उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ, वह गोमती नदी के तट पर ही स्थित है। और गोमती नदी जो है गाजीपुर के समीप गंगा नदी से मिल जाती है। अगर बात करें घाघरा नदी की, तो जो घाघरा नदी है, घाघरा नदी तिब्बत के चुंग हिमनद से निकलती है। और घाघरा नदी जो है फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश में बहते हुए, घाघरा नदी जो है उत्तर प्रदेश में बहते हुए बिहार में छपरा के समीप
छपरा के समीप छपरा के समीप गंगा नदी से मिल जाती है, गंगा नदी से मिल जाती है। फिर अगर बात करें गंडक नदी की, तो गंडक नदी जो है नेपाल हिमालय से मिलती है और बिहार में गंगा से मिल जाती है। नेपाल हिमालय से निकलती है और बिहार में गंगा से मिल जाती है। कोसी नदी जो है नेपाल के गोसाई थान चोटी से निकलती है, गोसाई थान चोटी से निकलती है और कटिहार के पुरसोला नामक स्थान पर, कटिहार के पुरसोला नामक स्थान पर गंगा से मिल जाती है। अगर बात करें कोसी नदी की लंबाई की, तो कोसी नदी की जो लंबाई है 784 किलोमीटर है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, बिहार का शोक कहा जाता है। और गंगा नदी जो है बिहार को दो भागों में, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार में बांटती है। उत्तरी बिहार जो है हमेशा बाढ़ से ग्रसित रहता है। फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे यमुना नदी। यमुना नदी की यमुना नदी की यमुना नदी की जो लंबाई है 1326 किलोमीटर है। यमुना नदी उत्तराखंड के यमुनोत्री हिमानी के बंदरपुछ से निकलती है, बंदरपुछ से निकलती है और उत्तराखंड में बहने के बाद उत्तर प्रदेश हरियाणा के साथ सीमा बनाते हुए मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाते हुए गंगा नदी से प्रयागराज में मिल जाती है। प्रयागराज में गंगा नदी से मिल जाती है। गंगा नदी पर, यमुना नदी पर स्थित अगर शहर की बात करें तो दिल्ली जो है यमुना नदी के तट पर ही स्थित है। दिल्ली हो गया, बागपत है, बागपत, नोएडा, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, हमीरपुर, फिरोजाबाद, इटावा, औरैया, हमीरपुर और कौशाम्बी जो है यमुना नदी के तट पर स्थित है। अगर बात करें यमुना नदी की सहायक नदी की, तो यमुना नदी की सहायक नदी जो है चंबल, सिंध, केन, बेटवा जो है, ये सभी यमुना नदी की सहायक नदी है। फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे सोन नदी की।
सोन नदी जो है, सोन नदी जो है अपने उद्गम स्थान से उत्तर पूर्व की ओर, उत्तर पूर्व की ओर बहती है। अपने उद्गम स्थान से, अपने उद्गम स्थान से उत्तर पूर्व की ओर बहती है, उत्तर पूर्व की ओर बहती है। अगर बात करें सोन नदी के उद्गम स्थान की, तो सोन नदी जो है मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। अमरकंटक, मध्य प्रदेश की अमरकंटक की पहाड़ी से। और सोन नदी की जो लंबाई है 730 किलोमीटर। सोन नदी दानापुर के समीप, दानापुर या सोनपुर के समीप गंगा से मिल जाती है। दानापुर या सोनपुर के समीप, दानापुर या सोनपुर के समीप गंगा से मिल जाती है, गंगा से मिल जाती है। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे एक है महानंदा नदी। महानंदा नदी जो है, महानंदा नदी जो है पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग पहाड़ी से निकलती है। दार्जिलिंग पहाड़ी से निकलती है, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग से निकलती है। और पश्चिम बंगाल में फरक्का के समीप, फरक्का के समीप गंगा से मिल जाती है, गंगा से मिल जाती है। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र नदी को और बात करें ब्रह्मपुत्र नदी की, तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है तिब्बत के चोमयुंगडुंग हिमनद से निकलती है। और यह भारत में यांगयाप दर्रा से, यांगयाप दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, यांगयाप दर्रा से अरुणाचल प्रदेश यानी भारत में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में बहने के बाद असम में बहती है। असम में जो माजुली द्वीप है ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा ही निर्मित द्वीप है। फिर उसके बाद बांग्लादेश में और बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है, बंगाल की खाड़ी में अपना जल जो है गिरा देती है। बांग्लादेश में इसकी शाखा को मेघना कहा जाता है। मेघना के नाम से ही, मेघना में ही पद्मा आकर मिलती है जो कि गंगा नदी है। और मेघना के नाम से ही अपना जल जो है गंगा नदी भी और ब्रह्मपुत्र नदी भी अपना जल जो है बंगाल की खाड़ी में गिराती है। अगर बात करें ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई की, तो ब्रह्मपुत्र नदी की टोटल लंबाई जो है 2900 किलोमीटर है। लेकिन भारत में इसकी लंबाई जो है, भारत में इसकी लंबाई जो है 916 किलोमीटर, भारत में इसकी लंबाई 916 किलोमीटर है। और ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में
सांगपो नदी कहा जाता है, सांगपो नदी कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र ही कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग के नाम से जाना जाता है, दिहांग के नाम से जाना जाता है। और असम में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से ही जाना जाता है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है, जमुना के नाम से जाना जाता है। तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना। अगर बात करें ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी की, तो इसकी सहायक नदी जो है मानस, कामेंग, लोहित, तीस्ता, दिहांग, सुबनगिरी, धनसिरी, पगला डिया, ये सभी जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। एक पॉइंट जो है गंगा नदी में जिसे पंच नद के नाम से जाना जाता है, यानी प्रयाग, टोटल 5 प्रयाग है। उत्तराखंड में टोटल 5 प्रयाग है, जैसे धौली गंगा और अलकनंदा नदी के मिलने से धौली गंगा और ये आपका पंच प्रयाग उत्तराखंड में स्थित है। धौली गंगा ये है आपका अलकनंदा नदी है, और इसमें धौली गंगा नदी के मिलने से, धौली गंगा और अलकनंदा नदी के मिलने से विष्णु प्रयाग का निर्माण हुआ है, विष्णु प्रयाग। और नंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी के मिलने से नंद प्रयाग। पिंडार नदी और अलकनंदा नदी के मिलने से कर्णप्रयाग। मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी के मिलने से मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी के मिलने से रुद्रप्रयाग। और भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी के मिलने से भागीरथी, और अलकनंदा नदी के मिलने से देवप्रयाग। इसके बाद हम लोग देखेंगे दामोदर और स्वर्णरेखा नदी। दामोदर और स्वर्णरेखा नदी जो है दोनों छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल में दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। दामोदर नदी की अगर लंबाई की बात करें
तो दामोदर नदी की जो लंबाई है 592 किलोमीटर। दामोदर नदी जो है छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, दामोदर नदी को पश्चिम यानी बंगाल का सूख कहा जाता है, बंगाल का सूख कहा जाता है। दामोदर नदी जो है हुगली की सबसे बड़ी सहायक नदी है, हुगली की सबसे बड़ी सहायक नदी है। दामोदर नदी जो है झारखंड में बहने के बाद पश्चिम बंगाल में हुगली नदी से जाकर मिल जाती है, पश्चिम बंगाल में हुगली नदी से जाकर मिल जाती है। फिर उसके बाद है आपका स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी भी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, और स्वर्णरेखा नदी जो है, स्वर्णरेखा नदी को छोटा नागपुर की गंगा कहा जाता है, छोटा नागपुर की गंगा कहा जाता है। और स्वर्णरेखा नदी के तट पर ही जमशेदपुर शहर जो है स्थित है, जमशेदपुर शहर जो है स्वर्णरेखा नदी के तट पर ही स्थित है। स्वर्णरेखा नदी जो है झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तट पर अपना जल जो है बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है। झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तट पर अपना जल जो है बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है, बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे महानदी को। अगर बात करें महानदी को, तो महानदी की लंबाई जो है 885 किलोमीटर। महानदी जो है छत्तीसगढ़ के सिहानबा पर्वत श्रेणी से निकलती है, सिहानबा पर्वत से निकलती है। और छत्तीसगढ़ में बहने के बाद उड़ीसा के तट पर अपना जल जो है बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है। और उड़ीसा में ही महानदी के तट पर, महानदी पर हीराकुंड बांध जो है स्थित है, जो भारत का सबसे लंबा बांध है। और महानदी की सहायक नदी की बात करें, शिवनाथ, मांड, ईब, जोंक, तेल जो है महानदी की सहायक नदी है। और दामोदर नदी की सहायक नदी की अगर बात करें तो बराकर और कुनारी जो है दामोदर नदी की सहायक नदी है। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे नर्मदा, ताप्ती, माही, लूनी और साबरमती नदी को। अगर बात करें नर्मदा नदी की, तो नर्मदा नदी की जो लंबाई है 1312 किलोमीटर। नर्मदा नदी जो है अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। और नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में बहने के बाद गुजरात के तट पर अपना जल जो है
अरब सागर में गिरा देती है, अरब सागर में। अगर बात करें नर्मदा नदी की सहायक नदी की, तो तवा, उरसंग, शक्कर, शेर, हिरन जो है नर्मदा नदी की सहायक नदी है। फिर उसके बाद है आपका ताप्ती नदी। ताप्ती नदी और बात करें ताप्ती नदी की लंबाई की, ताप्ती नदी की जो लंबाई है 730 किलोमीटर। और ताप्ती नदी जो है मध्य प्रदेश के बैतूल जिला के, बैतूल जिला के मुल्ताई नामक स्थान से निकलती है। मध्य प्रदेश के बैतूल जिला के मुल्ताई नामक स्थान से निकलती है। और ताप्ती नदी भी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में बहती है, और गुजरात के तट पर ही अपना जल जो है अरब सागर में गिरा देती है। ताप्ती नदी की सहायक नदी जो है गिरना, मुरना और अरुणावती। अरुणावती जो है ताप्ती नदी की सहायक नदी है। फिर उसके बाद है आपका माही नदी। माही नदी जो है मध्य प्रदेश के मेहंद झील से निकलती है, मेहंद झील से निकलती है, मेहंद झील से निकलती है। और माही नदी जो है मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में के तट पर अपना जल जो है अरब सागर में गिरा देती है। गुजरात के तट पर अपना जल जो है अरब सागर में गिरा देती है। माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है, 2 बार काटती है। अगर बात करें माही नदी की सहायक नदी की, तो माही नदी की जो सहायक नदी है सोम, जाखम और अनास जो है माही नदी की सहायक नदी है। फिर उसके बाद है लूनी नदी। लूनी नदी लूनी नदी जो है अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है, अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है। और लूनी नदी जो है राजस्थान में बहने के बाद गुजरात राज्य के कच्छ के रण में, गुजरात के कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है। गुजरात के कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है। लूनी नदी की जो सहायक नदी है सूर्यसती, जवाई और बूंदी जो है लूनी नदी की सहायक नदी है। फिर उसके बाद है आपका साबरमती नदी। साबरमती नदी, साबरमती नदी जो है अरावली पर्वत से ही निकलती है। साबरमती नदी राजस्थान में बहने के बाद गुजरात में बहती है और अपना जल जो है
गुजरात के तट पर खंभात की खाड़ी या अरब सागर में गिरा देती है। अब हम लोग देखेंगे दक्षिण भारत की नदी को। दक्षिण भारत की नदी को जो अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है, लेकिन एक पॉइंट है, इसको नोट देकर लिख लीजिएगा कि नर्मदा नदी जो है, नर्मदा, ताप्ती और दामोदर नदी जो है भ्रंश घाटी में बहती है। भ्रंश घाटी में बहती है। और एक चंबल नदी, चंबल नदी को भी यहीं पर देख लेते हैं। चंबल नदी जो है मध्य प्रदेश के जानापाव पहाड़ी से निकलती है। जानापाव पहाड़ी से निकलती है और मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान में जाती है। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश में के इटावा में यमुना नदी से मिल जाती है। यमुना नदी से मिल जाती है। चंबल नदी जो है उत्खात भूमि, खड्डा, उत्खात भूमि और खड्डा का निर्माण करती है। उत्खात भूमि और खड्डा का निर्माण करती है। इसके बाद हम लोग देखेंगे गोदावरी नदी को। गोदावरी नदी की लंबाई जो है 1465 किलोमीटर। 1465 किलोमीटर। गोदावरी नदी जो है महाराष्ट्र नासिक के त्रियंबक पहाड़ी से निकलती है। त्रियंबक पहाड़ी से निकलती है और गोदावरी नदी का अपवाह क्षेत्र जो है महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में है। और आंध्र प्रदेश के तट पर ही अपना जल जो है बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है। गोदावरी नदी की सहायक नदी जो है वर्धा, पूर्णा, मंजरा, प्राणहिता, पेनगंगा और इंद्रावती, ये सभी जो है गोदावरी नदी की सहायक नदी है। गोदावरी नदी को दक्षिणी गंगा या वृद्ध गंगा कहा जाता है। दक्षिणी गंगा या वृद्ध गंगा कहा जाता है। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे कृष्णा नदी को। और कृष्णा नदी की जो लंबाई है 1400
1400 किलोमीटर है। और कृष्णा नदी जो है महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पहाड़ी से निकलती है। महाबलेश्वर पहाड़ी से निकलती है और महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक, महाराष्ट्र के बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और तमिलनाडु के तट पर ही अपना जल जो है, तमिलनाडु के तट पर ही अपना जल जो है कृष्णा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है। और बात करें कृष्णा नदी की सहायक नदी की, तो कृष्णा नदी की जो सहायक नदी है कोयना, भीमा, तुंगभद्रा, घाट प्रभा और माल प्रभा, घाट प्रभा और माल प्रभा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कावेरी नदी को, और कावेरी नदी की जो लंबाई है 800 किलोमीटर है। कावेरी नदी कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। और कावेरी नदी का जो उपवाह क्षेत्र है कर्नाटक, केरल राज्य में भी देखने को मिलता है और तमिलनाडु राज्य में। कावेरी नदी की सहायक नदी जो है हेरांगी, अर्कावती, अमरावती, हेरांगी, अर्कावती, अमरावती और हेमावती। हेमावती नदी जो है कावेरी नदी की सहायक नदी है। फिर इसके बाद कुछ और नदी को देखेंगे जो अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है, और कुछ नदी जो है अपना जल अरब सागर में गिराती है। बंगाल की खाड़ी, अरब सागर में जल गिराने वाली नदी है, अरब सागर में जल गिराने वाली नदी। और बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदी बैतरणी नदी जो है महाराष्ट्र के त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती है। पेरियार नदी जो है, पेरियार नदी जो है तमिलनाडु और केरल राज्य के सीमा पर स्थित अन्नामलाई की पहाड़ी से निकलती है। फिर उसके बाद मांडवी नदी जो है कर्नाटक के बेलगांव से निकलती है। और गोवा की जो राजधानी पणजी है, गोवा की राजधानी
पणजी मांडवी नदी के तट पर ही स्थित है। फिर उसके बाद है आपका शरावती नदी। शरावती नदी जो है कर्नाटक के शिमोगा जिला से निकलती है। शिमोगा जिला से निकलती है। और ये बैतरणी नदी जो है, पेरियार नदी, मांडवी नदी और शरावती नदी जो है अपना जल अरब सागर में गिराती है। और बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदी की अगर बात करें तो बैतरणी नदी जो है उड़ीसा के केओझर से निकलती है। एक है तीस्ता नदी जो है सिक्किम के पाउहुनरी हिमनद से निकलती है। और सिक्किम के साथ सिक्किम के बाद पश्चिम बंगाल में बहती है। पश्चिम बंगाल के बाद बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। और बात करें बेतवा नदी की, तो बेतवा नदी जो है विंध्य पर्वत श्रेणी से निकलती है। और बेतवा नदी जो है मध्य प्रदेश में बहने के बाद उत्तर प्रदेश में हमीरपुर के पास में यमुना नदी से मिल जाती है। फिर उसके बाद है आपका पेनार नदी। पेनार नदी जो है अपना जल आंध्र प्रदेश के तट पर बंगाल की खाड़ी में गिराती है। फिर उसके बाद है आपका ब्रह्मणी नदी जो है ब्रह्मणी नदी ओडिशा के ब्रह्मणी नदी की दो शाखा जो है, एक है शंख नदी और उत्तरी कोयल के मिलने से उत्तरी कोयल नदी जो है ओडिशा के राउरकेला में आपस में मिलती है, जिस कारण ब्रह्मणी नदी का निर्माण होता है। और ब्रह्मणी नदी जो है अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। फिर उसके बाद है रूपनारायणी नदी जो है झारखंड के तिलवनी पहाड़ी से निकलती है। और रूपनारायणी नदी जो है अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है। तो ये था नदी। कल की क्लास में हम लोग बहुउद्देशीय परियोजना, झील और जल प्रपात को देखेंगे। फिर उसके बाद यह चैप्टर जो है समाप्त हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग भारत की जलवायु वाला जो चैप्टर है उसको देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में।